हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों देखिए, हम लोग जो है आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट है ये, और ये आपका जो है प्रैक्टिस सेट पर डे होगा। आपको जो जीए ये यूपी पुलिस के लिए कंटिन्यू है। आपको हिंदी और जीएस का प्रैक्टिस सेट पर डे मिलता रहेगा, और ये प्रैक्टिस इसी तरीके से हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पेपर नहीं हो जाते। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ही ज़्यादा आपको इसमें फ़ायदा मिलना है। तो इसलिए प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आप जो है इसमें सक्सेस पा पाएंगे। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट कोई ऐसे वैसे नहीं है, ये सब आपके पुलिस से ही रिलेटेड हैं कि ऐसा नहीं कहीं से भी हिंदी उठा के मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, नहीं। ये सब यूपी पुलिस के ही जो है पेपर हैं, और जो भी आपको दिखाई देंगे आपकी स्क्रीन पे, जो भी आएंगे रोज़ के रोज़, डेली के डेली, ये आपको सब के सब जो है हिंदी के ही, मतलब यूपी पुलिस के ही रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, पेपर होंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ भी प्रोवाइड करा दूंगा, ऐसा नहीं होगा। चलिए तो जो पहला जो है हमारा भाग 1 जो है उसमें सामान्य हिंदी है। इसमें देखते हुए हैं, पहला जो है पैराग्राफ लिखा हुआ है, देखते हैं क्या लिखा। तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं, तत्काल कर्मरत हो जाते हैं, और जो समय के पाबंद हैं, वे सर्वत्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं। वे मालिक जो स्वयं कार्य तत्पर होते हैं, अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, और काम की उपेक्षा करने वालों के लिए अंकुश का काम करते हैं। वे अनुशासन का साधन भी बनते हैं। इस प्रकार अपनी उपयोगिता और सफलता में अभिवृद्धि करने के साथ वे दूसरों की उपयोगिता और सफलता में भी साधन बनते हैं। एक आलसी व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करता जाता है। वह समय से पिछड़ता जाता है, और इस प्रकार अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी विक्षोभ का कारण बनता है। उसकी सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता है। कार्य के प्रति उत्साह और उसे शीघ्रता से संपन्न करना कार्य तत्परता के 2 प्रमुख उपादान हैं, जो समृद्धि की प्राप्ति में उपयोगी बनते हैं। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं आगे इसके क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे दिए गए गद्यांश आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। इसका जो शीर्षक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी बात की जा रही है वो कार्य तत्परता, यानी कि कार्य करने की कार्य कैसे करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सारी चीज़ें इसके बारे में बात की जा रही है। तो कार्य तत्परता जो है इसका सही जो है शीर्षक हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान क्या है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे जब कार्य तत्परता की बात हो रही है तो सबसे जो मेन या इसका जो मुख्य उपादान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तत्परता हो जाएगा। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि गद्यांश का उचित संक्षेपण कौन सा होगा। संक्षेपण मतलब संक्षेप में बताने वाला जो पैराग्राफ का जो एक है वो कौन सा हो जाएगा। तो तत्परता हमारी मूल्यवान निधि है, इसे हम तत्पर होकर काम करते हैं और समय पर काम करके सफलता प्राप्त करते हैं। अच्छा भाई, चलिए। जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में जुट जाते हैं और अनुशासित होकर उसे समय पर पूरा कर डालते हैं। समय पर कार्य करने से वे अपने कार्य क्षेत्र में सभी के विश्वास पात्र बन जाते हैं, और यही विश्वसनीयता सफलता का साधन बनती है। यही तत्परता और समृद्धि का प्रमुख उत्पादन है। बिल्कुल सही बात इसने कही है, तो यही जो है आपका ऑप्शन सही भी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, चौथा और पांचवा दे रखा है, लिखा हुआ है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। जो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, वर्ण कहते हैं, या वर्ण समूह कहते हैं, या वर्णमाला। देखो बहुत से लोग इसमें वर्णमाला की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन वर्ण समूह की तरफ चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने क्या कह दिया है कि क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, किसके, लिपि चिन्हों को। तो भाई लिपि चिन्ह लिखी हो या लिखा हो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। फिर पांचवा देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। मैंने आपको जो वर्णमाला का कल वीडियो मैंने आपको दिया है, मानता हूं कि उसमें बोर्ड की क्लियरिटी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी मैं देखिए ये बोर्ड वगैरह अभी इंस्टॉल किया गया है। अभी मैंने इसको मोबाइल को जो सेट करना है, कैसे क्या कितने क्या कैसे पे सेट करना है, अभी मैंने उसको उतने अच्छे से एग्जैक्टली नहीं देख पाया है, इसलिए अभी बोर्ड पर उतनी क्लियरिटी नहीं आई है। लेकिन वो धीरे धीरे करके आपको मैं सब दे दूँगा, अब वो आ भी जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्या था कि ऐसे कौन से स्वर हैं जो स्वर में काउंट मतलब लिखे तो उनकी मात्राएं तो मानी जाती हैं, लेकिन वो स्वर में गिने नहीं जाते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं अंग और आहा।
कौन कौन से होते हैं? ये अंग और आहा होते हैं, दो होते हैं, और एक होता है ऋ भी होता है, वो भी क्या होता है, स्वर में तो गिना जाता है लेकिन व्यंजन में नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि उच्चारण में जो है सिर्फ और सिर्फ आपके 10 स्वर हैं, लेकिन लेखन में आपके 13 स्वर हैं। ये चीज़ मैंने कल आपको बताई थी भाई। अगर आपने वर्णमाला का जो मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आप उसको अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग देखिए जाके, क्योंकि वर्णमाला को मैंने इतने अच्छे से आपको बताया है कि आप जब उसको देखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, ये गारंटी मेरी है। चलिए फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे अंग और आपको दिखाई भी दे रहा होगा, अंगा इसका आंसर भी हो जाएगा। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द के से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? अर्ध तत्सम, क्योंकि उसने क्या कह दिया कि टूटे फूटे, संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो अर्ध तत्सम कहलाते हैं। लेकिन अगर संस्कृत के पूरे वैसे के वैसे ही शब्द को उठा के हम रख दे जाते हैं तो उनको तत्सम कहते हैं। जो संस्कृत शब्द से नहीं लिए गए हैं, इधर उधर किसी भाषा से ले लिए गए हैं, या जो हमारी बोलचाल आम बोलचाल की भाषा में, उनको हम लोग तद्भव कहते हैं। बाकी जो देश के शब्द होते हैं उनको देशज, जो विदेश से लिए जाते हैं उनको विदेशी शब्द कहते हैं। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? देखो मनुष्यता जो है वो भाववाचक है। जब भी कभी ता लग जाता है, तो लग जाता है, तो ये शब्द जो होते हैं हमारे, ये भाववाचक संज्ञा को दिखाते हैं। मनुष्यता जो होती है ये क्या दिखाती है? भाववाचक संज्ञा। जब मैं आपको अभी संज्ञाएं पढ़ाऊंगा, भाववाचक, जातिवाचक, और ये सब, तब मैं आपको इसको पूरा क्लियर कर दूंगा। आप इससे निश्चिंत रहिए। मैं बोर्ड की थोड़ी सी क्वालिटी वगैरह देख रहा हूँ कि मोबाइल में आखिर जो बोर्ड है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो जब मैं सामने आता हूँ तो बोर्ड पीछे जीरो हो जाता है, उस पर लिखा हुआ जीरो हो जाता है, बट जैसे ही मैं हटता हूँ बोर्ड सही आ जाता है। तो वो चीज़ मैं अभी सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है लाइट का भी कुछ जो हो पैटर्न हो, उसको भी मैं लाइट को भी इधर से उधर करूँगा, देखता हूँ क्या बनता है। ठीक, फिर लिखा हुआ है 8 नंबर में। 8 नंबर में लिखा हुआ है इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने या जिसमें, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? तो उसको क्या हो जाता है दोस्तों? वो हो जाता है जितेंद्रिय, क्योंकि इंद्रियों को जीता, इंद्र को नहीं जीता है। ठीक है, जो इंद्र को जीतता है वो क्या हो जाता है? सॉरी, जो इंद्रजीत इसमें लिखा हुआ, जो इंद्र को जीतेगा वो इंद्रजीत हो जाएगा। लेकिन इंद्रियां हमारी जो है बॉडी के अंतर्गत अंतर होती हैं, तो वो क्या हो जाता है? जितेंद्रियां हो जाती है, जितेंद्रीय कहलाता है। फिर देखिए 9 नंबर, 9 से अलगाव किस विभक्ति से आता है? अलगाव। अलगाव हमेशा किससे होता है दोस्तों? जो अलगाव शब्द होता है वो हो जाता है हमारा अपादान से। किससे हो जाता है? अपादान। अपादान का मतलब जो हो जाता है दोस्तों, अपादान का मतलब होता है अलगाव, यानी कि पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से अलग हो गया पत्ता, तो ये क्या हो जाएगा? ये अपादान हो जाएगा। देखो दोस्तों, याद ऐसे करो, याद करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप रटने बैठ जाओ, रटना नहीं है, चीज़ों को हमको समझना है। देखो कारक जो होते हैं, कारक होते हैं 8। कौन कौन से? कर्ता, ने, सॉरी, कर्म को करण से, के साथ या के द्वारा भी आता है। संप्रदान के लिए आता है और को आता है। संबंध जो होता है का, के, की होता है, रा, रे, री होता है। अधिकरण में क्या होता है? अधिकरण में होता है में और पर होता है। संबोधन में हे, अरे, ओ हो जाता है। ठीक है, चलिए 10 देखिए, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तो जो तन होता है, तन ढका जाता है। क्या होता है? तन ढका जाता है। कभी ढकी सुना उसको कि तन ढकी जाओ? कभी नहीं होता ना। तो तन कौन सा शब्द हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। कभी नहीं भूलेंगे आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप क्या है कि आप जो भी शब्द आपसे पूछा जाए कि इस शब्द को हमको पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में बदलना है, या पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, तो हमको कुछ करना नहीं है, बस उस शब्द को क्या करना है, उस शब्द को भाई हमको अपने वाक्य में जो है प्रयोग करके देख लेना है। अगर प्रयोग में वो शब्द स्त्रीलिंग बनता है तो वो स्त्रीलिंग होगा, अगर पुल्लिंग आता है तो वो पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखिए, 11 नंबर में लिखा है उत्तम पुरुष सर्वनाम किस भेद का एक प्रकार है? तो जो पुरुषवाचक जो क्या नाम, जो हमारे जो सर्वनाम के जो भेद लिखे हैं, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और जो होता है प्रथम पुरुष, जो होते हैं, जो इस तरीके के 3 तरीके के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, 3 तरीके के होते हैं। और जो यहाँ पे हमें उत्तम पुरुष सर्वनाम किस भेद किया जाता है? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। किसके? पुरुषवाचक सर्वनाम के। उत्तम पुरुष में आता है मैं और तुम, मैं और हम आता है। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप आता है। अन्य पुरुष में यह, ये, वह, वे आ जाता है। चलिए 12 नंबर देखिए, कंचन एक कृशांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो कंचन एक कृशांगिनी युवती है, इस वाक्य में अशुद्धि जो हो जाएगी वो किस तरीके की अशुद्धि है, ये पूछा जा रहा है। तो जो इसमें शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है, जो शब्द चयनित किया गया है इसी की अशुद्धि है। जो कंचन जो है वो क्या हो जाएगा? एक कृशांगिनी युवती नहीं, कंचन कृशांगिनी है, यहाँ पे ये बन सकता है।
ठीक है, क्योंकि कंचन तो वैसे भी लड़की का नाम ही होता है, तो उसमें युवती शब्द का लगाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका शब्द के चयन संबंधी इसमें अशुद्धि है। चलिए 13 नंबर देखिए। 13 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। अनौपचारिक पत्र क्या होता है? अनौपचारिक पत्र ऐसे पत्र होते हैं जिसको हम लोग अपने जुड़े हुए, अपने व्यवहारी, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं। ठीक है, लिखते हैं, उनके लिए लिखते हैं, तो वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो इसमें से अनौपचारिक पत्र का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? मोहल्ले में बिजली की समस्या, तो बिजली की समस्या भाई हम किसी ऑफिस में लिखेंगे, बिजली के ऑफिस में लिखेंगे, तो जो ऑफिस में लिखेंगे तो वो औपचारिक पत्र हो जाएगा। बहन के विवाह, अब बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा जाएगा, तो मित्र को लिखा है तो ये अनौपचारिक पत्र हो जाएगा। फिर गाँव में पुस्तकालय खुलवाने सरकार को लिखेंगे, औपचारिक पत्र हो जाएगा। प्रधानाचार्य को 2 दिनों के अवकाश के लिए, ये भी औपचारिक हो जाएगा। चलिए फिर 14 नंबर देखिए, लिखा हुआ है हिंदी भाषा में ह्रास स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो जो ह्रास स्वर होते हैं वो 3 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? नहीं, ह्रास स्वर तो 4 होते हैं। ठीक है, कौन इसमें कितने होते हैं? ह्रास स्वर जो होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ, और एक आ जाता है ऋ। ठीक, ये होते हैं, ये चारों होते हैं आपके ह्रास स्वर। फिर आ जाते हैं दीर्घ स्वर। अब जो बचे हुए होते हैं वो सबके सब दीर्घ स्वर हो जाते हैं। और एक और आ जाता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में भी मैंने बताया था कि जो दीर्घ से भी ज़्यादा बोलने में जिनमें हवा लगती है या समय लगता है वो हमारे क्या हो जाते हैं? वो दीर्घ स्वर हो जाते हैं। फिर 15 नंबर देखिए, 15 नंबर में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 15 नंबर में कि जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्यावाची हो, संख्या हो, व्यक्त करने का वाला विशेषण होता है, तो वो भाई द्विगु समास हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? द्विगु समास। द्वंद्व समास में और शब्द आता है बीच में। ठीक, बहुब्रीहि समास में ये शब्द बदल के तीसरे की ओर इंगित कर देता है। और अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, जो भी पहला पद उसके जुड़ने से उसके शब्द के ऊपर पूरा चेंजेस आ जाते हैं, वो परिवर्तन हो जाता है, वो अव्ययी भाव समास। तो जब हम लोग समास के ऊपर चलेंगे, हम लोग जब आपको समास पढ़ाएंगे तो आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको परिभाषाएं, छोड़िए परिभाषाएं तो याद होंगी ही होंगी, साथ में आपको ऐसे के ऐसे पूरा का पूरा याद हो जाएगा जिसमें आप खुद कहेंगे कि हाँ सर ये सही है। चलिए 16 नंबर देखिए, सुहावना, लिखाई और छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन करिए। देखो सुहावना जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो जो सुहावना दोस्तों लिखा हुआ है इसमें क्या हो जाएगा? आवना इसका प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय हमेशा बाद में लगता है, शब्द के उपसर्ग पहले लगता है। और लिखाई, लिखाई में आई हो जाएगा, छलिया में इया हो जाएगा। तो तीनों आपके चौथे ऑप्शन में मिल जाएंगे। 17 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द भाई कैसे पहचाने जाएं? तत्सम में क्या लिखा होता है? देखो तत्सम में सा बना होता है। इस सा का मतलब होता है संस्कृत। जो भी शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों उठा के रख दिए जाते हैं वो शब्द क्या हो जाते हैं? वो शब्द हमारे संस्कृत हो जाते हैं। तो माँ जो है ये तत्सम शब्द नहीं है, मछली ये भी नहीं है, केला भी नहीं, अमूल्य। जो अमूल्य लिखा हुआ है, ये अमूल का जो है ये क्या होता है? अमोल। अमोल होता है। अमूल्य का मतलब अमोल, जिसका कोई मूल्य नहीं होता वो अमूल्य होता है, उसी को अमोल कहा जाता है। और ये इसका अमूल्य जो है तत्सम शब्द है, अमोल उसका जो है तद्भव है। केले का जो तद्भव शब्द केला तद्भव है, इसका तत्सम शब्द होता है वो कदली। मछली का जो होता है मत्स्य होता है। और माँ का क्या होता है? माता होता है। बस इतना चीज़ें आपको याद करनी है और समझना है कि संस्कृत में शब्द कैसे हो सकते हैं। चलिए, जो सब संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? अभी हमने इसके बारे में बात की कि जो शब्द संस्कृत से जो के त्यों उठा के रख लिए जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। 19 नंबर लिखा हुआ है व्युत्पत्ति के आधार पर किल किल कौन सा शब्द है? तो दोस्तों देखो, जो उत्पत्ति के आधार पर व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर पूछा जा रहा है, तो जो इसमें किल किल जो है वो कौन सा शब्द हो जाएगा? तो इसमें देशज शब्द हो जाएगा। फिर देखिए 20 नंबर लिखा हुआ है, 20 नंबर में लिखा हुआ अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? तो दोस्तों अलमारी ये आपको याद करना पड़ेगा, अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किसकी भाषा का? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। फिर 21 नंबर देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ या बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वो जो होते हैं वो निपात होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? निपात। जैसे कौन कौन से निपात में कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे भी होता है, तो, तक, केवल ही, मात्रा, ये शब्द जो होते हैं ये सब निपात में आते हैं। ये क्या होता है? ये किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये शब्द वाक्य में जो होते हैं ये किसी की श्रव्य भावार्थ या बल प्रदान करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये क्या होता है? ये वाक्य के जो होते हैं अंग नहीं होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये निपात कहलाते हैं। 22 नंबर देखिए, लिखा हुआ है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। मूल्यवान लिखा है, मूल्यवान होता है।
क्लिष्ट लिखा है, ये क्लिष्ट होता है, क्लिष्ट नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, जो क्लिष्ट लिखा हुआ है, क्लिष्ट लिखा हुआ है, ठानी टा होता है यहाँ पे। फिर ब्रह्म लिखा हुआ है, ब्रह्म नहीं होता है दोस्तों, ये ब्रह्मा होता है। लेकिन ये लिखा कैसे जाता है, ये ब्रह्म, जो हा बनता है उसी में ये ऐसे करके माँ बन जाता है, और ये जुड़ा हुआ होता है एक में, और इसी में डंडा लग जाता है, ये ब्रह्मा बनता है, ठीक। और जो पृथक लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही ऐसे के ऐसे लिखा हुआ है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं 23 नंबर। अब 23 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। 23 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिनका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। अब सदा एक वचन में होगा तो कक्षा, अब कक्षा में जो है ये एक वचन में तो नहीं हो सकता, कक्षा कक्षाओं हो जाता है। आंसू ये भी एक वचन नहीं होता, प्राण निकल गए ये भी नहीं होता, आंसू निकल आए कक्षा में चले गए, ठीक है। तो अब प्रत्येक ऐसा शब्द है जिसका जो होता है ये क्या होता है, सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। अगर आप इसको इंग्लिश में भी देखेंगे तो इंग्लिश में एवरीवन के साथ में कभी भी आर नहीं आता है, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी कोई भी डिफरेंस नहीं, बहुत कम ऐसा होता है जहाँ पे कुछ परिवर्तन हो, वरना सेम वैसे के वैसे रहता है। चलिए फिर 24 नंबर देखिए। 24 नंबर में क्या लिखा है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है। तो वाक्य दोस्तों दो वर्गीकरण होते हैं इसके, एक रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। इसके दो भाग हो जाते हैं। चलिए 25 नंबर देखिए, लिखा हुआ है कि वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक ही क्या होता है, जिनमें एक सब्जेक्ट हो, या कह सकते हैं कि जिनमें एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है, वे सब सरल वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। जिसमें एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होता है वो सरल वाक्य कहलाता है। यानी कि जो काम करने वाला है वही एक ही होगा और वही काम कर भी रहा होगा और वही करने वाला भी होगा, तो वो क्रिया हो जाएगा भाई आपका सरल वाक्य कहलाता है। तो एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय इसमें लिखा हुआ है, तो यही सही हो जाएगा। 26 नंबर, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। तो देखो ये आप जिसको भी ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा, आप कुछ ना करिए, मेरा आधे घंटे का वीडियो है वर्णमाला का, आप उठा के देख लीजिए जाके। उसमें मैंने अल्प प्राण महाप्राण को इतने अच्छे विधि से समझाया है, आपको उसमें भूलेंगे ही नहीं। अभी कल ही वीडियो मैंने उसको डाला है, आप उसको देखिए। आप एक बार भी अल्प प्राण महाप्राण भूल जाए या आप लोग घोष सघोष भूल जाए तो मुझे बता दीजिएगा, कभी नहीं भूलेंगे भाई, कभी नहीं भूलेंगे। इस विधि से मैंने याद कराया, आप भूल ही नहीं सकते। तो यहाँ पे ये जो होते हैं दोस्तों सब महाप्राण होते हैं। मैंने एक बार में कैसे बताया, इसके लिए आप मेरा जो है कल वाला वीडियो देखिए जाके, जो है आपको उसमें एक विधि से ऐसे मैंने बताया है। आप सिर्फ उसमें अल्प प्राण याद करेंगे, महाप्राण अपने आप याद हो जाएगा। आप ऐसे अघोष याद करेंगे, घोष और स्वघोष अपने आप याद हो जाएगा। तो सब कुछ भाई चीज़ें चलती हैं, सब कुछ विधियों पे चलती हैं। आपको विधि मैंने इतने सरल विधि से बता दी है कि आप भूल ही नहीं सकते। 27 नंबर, उच्चारण की दृष्टि से संबल निम्नलिखित में कौन सा वर्गीकरण है। संबल जो है ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण हो जाएगा दोस्तों, तो ये संप्रत्यक ध्वनि हो जाती है, ठीक है। ये कौन सी होती है, संप्रत्यक ध्वनि हो जाती है। फिर देखिए 28 नंबर लिखा हुआ है विपत प्लस जाल, ठीक है, विपत प्लस जाल। तो जब भी कभी हमारे साथ में ये आधा ता बन जाता है और उसके आगे कुछ भी आता है, तो जब ता बना हुआ है आधा, तो भाई ये हो जाती है व्यंजन संधि। संधियों के लिए भी मैं आपको एक वीडियो अभी जल्दी ही प्रोवाइड कराऊंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। आप उसके बाद संधियां भी नहीं भूलेंगे, आप संधि देखते ही तुरंत बताएंगे कि ये कैसा क्या होगा, ठीक है। इसमें नियम इतने आसानी से मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा कि आप जब इसको पढ़ेंगे, आप जब इसको देखेंगे, सिर्फ वीडियो को एक बार ध्यान से देख लेना है, आप उसके बाद कभी भी संधि नहीं भूलेंगे। आपको संधि पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि ये विसर्ग है कि व्यंजन संधि है या स्वर संधि है। और स्वरों में भी आप कैसे पहचानेंगे वो भी मैंने सब कुछ बता रखा है। चलिए फिर 29 नंबर देखिए। 29 नंबर में लिखा हुआ है कि दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या होता है, पहले लगता है आत्मा होती है, पूरा शब्द होता है आत्मा, उसके आगे अगर दुर लग जाए, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, दुरात्मा बन जाता है। और दुर भी कैसा लगता है, रा हमेशा आधा लगेगा, क्योंकि क्या होता है कि आगे जो हमारा जो शब्द लगा हुआ है जिसको हम तोड़ रहे हैं, वो आत्मा तो पूरा है लेकिन उसके आगे रा लग रहा है, रा वो आधा लगेगा हलंत के साथ में। तो ये तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब परिमाणवाचक क्या होता है, परिमाणवाचक का मतलब होता है कि जहां पर कोई भी एक संख्या, या जिसको हमें कह सकते हैं कि
जिसकी परिमाण या उसकी मात्रा के बारे में बात की गई हो, तो वहाँ पे क्या होता है, वो परिमाणवाचक हो जाता है। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, अब बहुत शब्द आ गया, ये एक तरीके का परिमाण है। अब बहुत ओले पड़े, ज़्यादा पड़े, कम पड़े, ये सब बाद की बात है, लेकिन इसमें एक मात्रा बताई गई, बहुत या कम ये मात्रा में गिने जाते हैं, तो मात्रा जैसे ही बताई गई तो ये परिमाणवाचक शब्द हो जाएगा, या कह सकते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। फिर 31 नंबर देखिए, लिखा है मनोभाव को प्रकट करने के वाले वे अभिकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता है, वो क्या कहलाते हैं। अब मनोभाव को प्रकट करने वाले वे विकारी शब्द की बात की जा रही है। तो दोस्तों जो विकारी शब्द होते हैं वो होते हैं विस्मयादिबोधक, जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी अरे, हो, ऐसे जो इस तरीके से होते हैं शब्द, जैसे हाय, ओ तौबा, ये इस तरीके के जो शब्द होते हैं इन्हीं को विस्मयादिबोधक बोलते हैं। और ये जो होते हैं ये मने भाव को प्रकट करने वाले अविकारी शब्द होते हैं, लेकिन इनका कोई संबंध नहीं रहता है किससे, वाक्य से इनका कोई संबंध नहीं होता है। 32 नंबर, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। अब वे की बात आ गई है, तो जो वे होते हैं मैंने आपको बताए थे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो वे कौन से होते हैं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। तो वे जो है क्या हो जाएगा, ये तू, तुम, वे, जो इस तरीके से चीज़ें मैंने बताई थी, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में ही आती हैं। चलिए 33 नंबर देखिए, 33 नंबर में लिखा हुआ है कि नलिनी, कैरब और चंद्रप्रिया। चंद्रप्रिया आप बाकी भले ही आपको ना याद हो, अगर आपको चंद्रप्रिया तो याद ही होगा, क्योंकि चंद्रप्रिया बहुत कॉमन सा शब्द है, बहुत ही जो हर बार पूछा जाता है। तो जब आपको ये नहीं अगर आ रहा है तो भाई फिर आपको अभी विलोम शब्द पर्यायवाची आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो जो हमारे सामने लिखा हुआ है चंद्रप्रिया, तो जो चंद्रप्रिया होता है दोस्तों वो कुमुदनी का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, कुमुदनी का। तो इसका मतलब नलिनी और कैरब भी हमारे कुमुदनी के पर्यायवाची होंगे। ठीक है, ऐसे ही कौमुदी का मतलब क्या होता है, कौमुदी का मतलब होता है दोस्तों चमक, बिजली होता है। ठीक है, चांदनी भी कह सकते हैं। और सौदामिनी जो लिखा है वो बिजली का समानार्थी होता है। कौन सा, सौदामिनी जो है वो बिजली का समानार्थी होता है। चलिए 34 नंबर, शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। तो यदा और कदा जो लिखी हुई है इसका मतलब होता है यदा मतलब जब और कदा मतलब कब, तो जब कब हो जाता है। फिर 35 नंबर देखिए, लिखा हुआ है नियत और नियत शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो जो नियत लिखा हुआ है इसका मतलब होता है निश्चित, और नियत लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इरादा। जैसे कहा नहीं जाता कि तुम्हारी जैसी नियत होगी वैसा ही तुम काम करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। फिर 36 नंबर देखिए, लिखा हुआ है कि आलोचक के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में आपकी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग में नहीं हुआ है, इस शब्द का चयन करें। तो आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा, तो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, जो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा वो अनुरूप जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने क्या कहा था, और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है। तो आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा, यहाँ पे अनुरूप का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो लिखा हुआ आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा, यहाँ पे अनुरूप शब्द जो है वो अनुचित हो जाएगा। यहाँ अनुरूप के स्थान पर अनुसार बिल्कुल सही हो सकता था। क्या हो सकता था, अनुसार आप यूज कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए फिर 37 नंबर देखिए, 37 नंबर में लिखा हुआ है जब आप चल सकते हैं, वाक्य में कौन सी वृत्ति है। क्या हो जाएगा, जब आप चल सकते हैं, इसमें कौन सी वृत्ति हो जाएगी। देखो, चल सकते हैं या नहीं चल सकता, ये सामर्थ्य को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, ये सामर्थ्य सूचक हो जाएगा। फिर चलिए 38 नंबर देखिए, यदि किसी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू करते हैं किससे, तो ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा आती है। ठीक है, क्या आती है, ऑक्सिलरी वर्ब आती है। ठीक, देखो ऑक्सिलरी वर्ब होती क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब को हिंदी का जो कह सकते हैं कि जो उसका जो हिंदी में कहते हैं वो होती है सहायक क्रिया। ठीक है, जब किसी वर्ब को, क्रिया के काल को बताने के लिए, कोई प्रश्न या नकारात्मक बनाने के लिए मेन वर्ब के साथ जो प्रयोग होते हैं वही ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। जैसे अब जैसे लिखा हुआ क्या राम गाना गाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डज राम सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे डज जो है ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी। तो क्या यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। चलिए 39 नंबर देखिए, 39 नंबर में लिखा हुआ है कि हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना। उपयुक्त कथन, जो उपयुक्त वाक्य है उसको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो देखो अनुवाद करने के लिए अवर फॉरमोस्ट, क्योंकि जो हमारा सर्वोपरि, इसका मतलब फॉरमोस्ट हो जाएगा। पहले जो यूज करेंगे वो क्या आ जाएगा, वो फॉरमोस्ट आ जाएगा। तो अवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्री।
ये हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा भाई यहाँ पे। तो आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज सर्व द कंट्री। चलिए फिर 40वां नंबर देखिए क्या लिखा हुआ, अ वल्गर माइंड इज वन हु वुड लाइक टू कमांड इंस्टेड ऑफ आस्किंग और रिक्वेस्टिंग। दिए गए उपयुक्त विकल्पों में से उपयुक्त वाक्य के लिए सही वाक्य जो है बता, इसका जो है सही अर्थ बताना पड़ेगा, क्या हो जाएगा। ठीक, तो देखो ये वल्गर माइंड, एक अपशिष्ट व्यक्ति, ठीक, इज वन हु वुड लाइक टू कमांड इंस्टेड टू आस्किंग और रिक्वेस्टिंग। एक अपशिष्ट व्यक्ति वह होगा, क्योंकि वल्गर माइंड मतलब जो अपशिष्ट यानी कि जो जिसके दिमाग में गंदी चीज़ें हों, कोई मतलब नहीं है उसके फालतू की चीज़ें हों, जो क्या वो क्या करेगा, वो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है। कि जो बेकार का आदमी, जो फालतू का आदमी होता है, उसके अंदर क्या भाव होता है, उसके अंदर भाव यही होता है कि वो प्रार्थना करने या जो प्रार्थना करने की जो अपेक्षा होगी वो क्या करेगा उसकी जगह पे, ठीक है, वो क्या करेगा, आपको आदेश देने की ही बात करेगा। ये छोटे लोगों की सोच कह सकते हैं जो होती है, ये उन्हीं की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक अपशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है। तो यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बस यही था। चलिए आज का जो हिंदी का जो पैटर्न है भाई, देखिए पूरा जो क्लास है मैंने ख़त्म करा दिया। आप इस हिंदी को देखिए, ये प्रैक्टिस सेट हैं और ये आने वाले प्रैक्टिस सेट हैं। ये अभी जो आपका जो इस साल का पेपर होगा वो इतना ईजी पेपर नहीं होगा कि जो आप लोग उसको बिल्कुल लाइट ले लें, बिल्कुल सोचें अरे भाई हमारा तो पेपर अब बहुत आसान आ जाएगा, हम तो बहुत आसानी से कर लेंगे। नहीं, इस बार हिंदी भी आपको इसी तरीके की देखने को मिलेगी। तो आप लोग इसी तरीके से तैयारी करिए कि जो हिंदी जो है आपको वो आराम से आप 30+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। चलिए दोस्तों, तो आज की जो हमारी जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। आपको जीएस की भी क्लास मिल जाएगी जिसमें साइंस प्लस जीएस होगी। 50 जो है साइंस 50% जीएस की होगी, 50% आपकी साइंस की क्लास, यानी कि 20-20 साइंस 20 जीएस की क्लास होगी। तो आप लोग उसको भी देखिए, उसको भी जो है देख के अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बाकी अगर आपको ये हिंदी का सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।